नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस वीडियो में 27 से 28 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है, जो कि आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो बिहार में आयोजित होना है, उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेशन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जो प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, सबसे पहले हम उस प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 21 जनवरी 2024 को बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था। चंद्रशेखर प्रसाद यादव के स्थान पर बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं आलोक मेहता। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप वहां पर विस्तृत तौर पर अवश्य जाओगे लिखें। इससे फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। साथ ही जब इस प्रश्न की जानकारी हम आपको दे रहे थे, आपको ये भी हमने बताया था, जो विकल्प में आप देख रहे हैं आमिर सुबहानी, ये बिहार के मौजूदा समय में मुख्य सचिव हैं। और वहीं पे हम बात करें समीर कुमार महासेठ की, तो वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री हैं। हालांकि इनसे पहले बिहार के उद्योग मंत्री थे शाहनवाज हुसैन। इस तरह की रेगुलर जानकारी एक पोस्ट के माध्यम से हमारे टीम के द्वारा आप सबों को फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है। तो आप चाहें तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, पहले प्रश्न पे जाने से पहले आप सबों को एक अपडेट दे दूं यहाँ पर कि 28 जनवरी यानी कि आज आपको बीपीएससी एग्जाम के लिए जो लोग भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, जो कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, तो इसमें प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 आज आपको शाम के 7 बजे आपके कोर्स में टेस्ट वाले सेक्शन में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो सभी लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। और रही बात यहाँ पर जो छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं, तो एक ऑफर अभी चल रही है। तो ऑफर का लाभ उठाकर ये जो टेस्ट सीरीज है, जिसमें कुल 130 टेस्ट हैं, 40 फुल लेंथ और 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट, तो आप लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसी विशेषताएं दी गई हैं, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। हालांकि इसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको आगे देंगे, वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए, हम चलते हैं पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक, यानी कि पिछले साल 2023 में करंट अफेयर्स की जितनी क्लास हुई है, वो सभी का नोट्स हमने इस पीडीएफ में सम्मिलित किया है। कुल 522 पेज हैं इसमें। आप लोग चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बीसी मेकर ऐप पर सभी कोर्स में जिसमें करंट अफेयर्स के मटेरियल हैं, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, पहले प्रश्न पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न है कि इस वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान आप लोग रखिए कि इस वर्ष 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग सेलिब्रेट किए हैं। और गांधी मैदान पटना में जो झांकी निकाली गई, इसमें पहला पुरस्कार किस झांकी को मिला? एक्चुअली यही यहाँ पर प्रश्न है। तो राइट जो आंसर है इसका यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी को इसमें पहला स्थान मिला है। संबंधित प्रश्न जो यहाँ से आपके एग्जाम में बनेंगे, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कुल 14 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि 20 सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने भी यहाँ पर इस मतलब कह सकते हैं प्रदर्शन में, या फिर जो ये समारोह हुआ 75वां गणतंत्र दिवस का, यहाँ पर मार्च पास्ट किया। इसके अतिरिक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इस दौरान बेहतर झांकी के लिए जो पुरस्कार मिला है, ये आपको बता दूं नगर विकास एवं आवास विभाग को मिला है। यानी कि कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि जो कुल 14 विभागों की झांकी गांधी मैदान पटना में निकाली गई, उसमें नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। जबकि हम बात करें दूसरे पुरस्कार की, तो खेल प्राधिकरण को दूसरा, और तीसरे नंबर पर संयुक्त तौर पर विधि विभाग और कृषि विभाग की झांकी को पुरस्कृत किया गया। तो तीनों यहाँ से ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की बात हुई है, तो एक जानकारी हमने कुछ समय पहले पिछले साल आपको दिया था मार्च महीने में। मार्च महीने वाले पीडीएफ में आप इस चीज को आसानी से देख पाएंगे कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को मार्च यानी कि 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता मिली थी। अच्छा, इसका सेंस यहाँ पर यह हुआ कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को जो मान्यता मिली है, इसके बाद खेल और खिलाड़ियों को लेकर किसी भी प्रकार की घोषणा करने के लिए, किसी भी प्रकार की फैसला लेने के लिए अब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण स्वतंत्र है।
साथ ही आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं यह है रविंद्रन शंकर। अच्छा, बिहार में खेल को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही जो वर्तमान में बिहार में सरकार है, एक प्रकार की योजना ये भी चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, ये बिहार से ही संबंधित है। फिलहाल यहाँ पर जो हम झांकियों के बारे में जानकारी आपको दे रहे थे, इसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार मिला है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और जो कृषि विभाग को जो संयुक्त तौर पर विधि विभाग के साथ जो मतलब तीसरा पुरस्कार मिला है, आप यहाँ पर कृषि विभाग की झांकी को देख सकते हैं। चलिए अब हम गणतंत्र दिवस की बात कर रहे थे। गणतंत्र दिवस परेड जो कि भारत में जो मुख्य आयोजन होता है, जो उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दे दें। इसमें जो मुख्य अतिथि जो है, मतलब इसको लेकर हमने पहले भी जानकारी आपको दिया है, लेकिन पुनः से इसको हम दोहरा दे रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में हर साल मतलब ये रिवाज है भारत में कि एक मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया जाता है। ऐसे में 2024 में फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। और यहाँ पर आप क्लियर इस तस्वीर में यहाँ पर नरेंद्र मोदी के साथ इमैनुअल मैक्रोन को देख सकते हैं। हालांकि इनसे पहले 2023 में बात करें तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया गया था। हालांकि इससे पहले 2022 और 2021 में कोई भी मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया गया था कोरोना संक्रमण की वजह से। उससे पहले 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को आमंत्रित किया गया था। उससे पहले 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा मुख्य अतिथि थे। तो ये तमाम चीज़ें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, मुख्य अतिथि के तौर पर अभी 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को आमंत्रित किया गया। ऐसे में एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस वर्ष जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, कुल 132 हस्तियों को चुना गया है। इनमें से आपको ये भी ध्यान रखना है कि 4 फ्रांसीसी को सम्मानित किया गया पद्म पुरस्कारों से। इसकी जानकारी हम कल वाले वीडियो में देखेंगे और विस्तृत तौर पर हम आपको इसकी जानकारी देंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम इसे स्किप करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि की बात हो रही है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया राष्ट्रपति सुकर्नो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड समारोह के मुख्य अतिथि थे, या फिर यूं कहें कि पहले मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया राष्ट्रपति सुकर्नो, जिन्हें आप यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में इस तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना कि राजपथ पर जो पहली परेड हुई थी वो 1955 में आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को बुलाया गया था। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए, अभी हाल ही में राजपथ का नाम किया गया कर्तव्य पथ। अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि कर्तव्य पथ को पहले राजपथ यानी कि किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। तो फिलहाल यहाँ से इतनी सारी बातें आप ध्यान रखिए। चलिए दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों व कर्मियों को पदक से सम्मानित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर साल हमने पिछले 4 वर्षों से इस तरह की जानकारी आपको दिया है। बात करें हम 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस की, तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि 25 मतलब सम्मान या फिर 25 पदक बिहार को मिला है। अच्छा, बात करें पिछले साल, तो पिछले साल कितना मिला था? 19। आप सभी को मालूम होगा, हमने बताया था। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पूरे भारत से पुलिस, फायर सर्विस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और सुधार सेवा के कुल 1132 यानी कि 1132 कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पूरे भारत की, तो पूरे भारत से 1132 कर्मियों को सम्मानित किया गया है। ऐसे में इसको हम बिहार की दृष्टिकोण से देखें तो जिनमें बिहार पुलिस के 25 अधिकारियों व कर्मियों को सम्मानित किया गया, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। और इसे डिटेल में और देखें तो जिनमें 6 को वीरता के लिए पुलिस पदक यानी कि गैलेंट्री मेडल, 2 अफसरों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और 17 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो कुल मिला के बिहार को जो पदक मिला है इसकी संख्या है 25, अथवा इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर सी। अगला पॉइंट है पिछले साल 2023 में। अच्छा, वही जानकारी अभी हम यहाँ पर दे रहे थे कि 2023 में जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, बिहार को 19 पदक मिला था और इसको लेकर भी जानकारी हमने आपके समक्ष विस्तार पूर्वक रखा था। तो फिलहाल यहाँ से ये सारी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, बिहार पुलिस के जिन अधिकारियों को सम्मानित किया गया है, जो 25 अधिकारी व कर्मी इसमें है, उनमें आप देख सकते हैं गैलेंट्री पुलिस मेडल 2024 से जो सम्मानित किया गया 6 को आप यहाँ पर तस्वीर मतलब तस्वीर नहीं बल्कि यहाँ पर इनका नाम इंगित है। एसआई ज्योति कुमार सिंह, हवलदार दिवंगत विश्व उराव, उसके बाद है कांस्टेबल शंभू महतो, अपर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार झा, एसआई धर्मेंद्र पासवान
और जूनियर कमांडो वीर बहादुर रोका, ये 6 को कह सकते हैं गैलेंट्री पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। जबकि विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से 2 को सम्मानित किया गया। दोनों का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिला है, कुल मिला के 17 को, वो कंप्लीट सूची इस स्लाइड में हमने आपके समक्ष रखा है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि इससे प्रश्न ना बने, लेकिन ये दोनों से मुझे लगता है कि प्रश्न बन सकते हैं। मतलब अगर यहाँ से प्रश्न बने तो ये दोनों से प्रश्न बनने की संभावना बनती है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में चांद के सतह पर सफलतापूर्वक अपना स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला 5वां देश बना है, जो कि मतलब खबरों का विषय है। ऐसे में ध्यान रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि जापान। आपको इनसे संबंधित तथ्यों की जानकारी दे दूं कि अमेरिका, रूस, चाइना और भारत के बाद जापान 19 जनवरी 2024 को अपने मून मिशन को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतारने वाला 5वां देश बना है। चौथा देश था अपना भारत, और इसको लेकर हमने रिसेंटली कंप्लीट जानकारी आपको दिया था। पहला देश है अमेरिका, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना और चौथा भारत। और रिसेंटली 19 जनवरी 2024 को जापान ऐसा करने वाला 5वां देश बना है, जो कि खबरों में है और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको बता दूं कि हालांकि इसमें लगे लैंडर का जो नाम दिया गया जापान के द्वारा, जो जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, उसके द्वारा इसे नाम दिया गया SLIM, SLIM। इसका पूरा नाम की अगर हम बात करें तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये इसका पूरा नाम है, जो कि आप ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही आपको ये बता दूं कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए मिशन SLIM के साथ जापान ने सोरा क्यू नामक एक रोबोट को भी चांद के सतह पर उतारा है। हालांकि प्रारंभिक चरण में इसमें कुछ गड़बड़ी आई थी। तो फिलहाल इसको लेकर जो भी जानकारी हमने मतलब यहाँ पर रखा है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातें फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करें जापान का इस मून मिशन की। तो जापान का मून मिशन स्नाइपर 6 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। ये मून मिशन का नाम है, जो कि ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसे लॉन्च किया गया था 6 सितंबर 2023 को, और चांद की सतह पर सफलतापूर्वक जो लैंडिंग किया है ये 19 जनवरी 2024 को। ठीक है, ये डेट यहाँ से ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा। ठीक है, और भी कई देश हैं जिसकी अंतरिक्ष एजेंसी को लेकर खास करके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसे कि रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो है रोसकॉस्मोस, पाकिस्तान की जो अंतरिक्ष एजेंसी ये है सुपार्को, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। इस तरह की चीजें भी आप ध्यान रखें। देखिए, हमने कुछ समय पहले आपको मिशन चंद्रयान को लेकर जानकारी दिया था। रिसेंटली चंद्रयान 3 खबरों में था, और ये उपलब्धि भारत को जो मिला है उसको लेकर यहाँ पर कुछ चीजें हमने आपके समक्ष रखा है। तो इसे विस्तार से हम समझते हैं और डिटेल में हमने यहाँ पर चीजों को आपके समक्ष रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें चंद्रयान 1 की जब भी बात करें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 22 अक्टूबर 2008 को इसे लॉन्च किया गया था, और इसे PSLV एक्सल C2 के जरिए लॉन्च किया गया था। ये रॉकेट का नाम है, इसी के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग के समय इसरो के जो अध्यक्ष थे ये थे G माधवन नायर। बात करें हम चंद्रयान 2 की, इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था GSLV मार्क 3 के जरिए। और आपको ध्यान रखना है, इसके लॉन्चिंग के समय अध्यक्ष थे डॉक्टर के सिवन। बात करें चंद्रयान 3 की, तो 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया था LV-M3-M4 रॉकेट के जरिए, और लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष थे S सोमनाथ। ठीक है, अच्छा, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे P वीरा मुथुवेल। ये सारी बातें ध्यान रखें। अच्छा, इसरो से संबंधित रिसेंटली कुछ मतलब इसरो की जो उपलब्धियां हैं वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चंद्रयान 3 के बारे में तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना ही रखना है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च हुई थी 14 जुलाई 2023 को। चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया 23 अगस्त 2023 को। किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था? LV-M3-M4 ये रॉकेट का नाम है। और साथ आपको ये भी ध्यान रखना कि विक्रम एवं प्रज्ञान क्रमशः इसके लैंडर और रोवर का नाम है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अमेरिका, चाइना और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर, यानी कि कह सकते हैं रूस के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। और 5वां देश रिसेंटली जापान बना है, जो अभी हम आपको बता रहे थे। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर यह भी है कि हालांकि अपना भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है। ऐसा कोई भी देश ने अभी तक ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं किया है। साथ ही इसरो से संबंधित एक और उपलब्धि है कि सौर मंडल का मुखिया जो सूर्य ग्रह को कहा जाता है, तो सूर्य का अध्ययन के लिए 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को इसरो ने लॉन्च किया है।
तो इतनी सारी बातें फिलहाल इसरो की जो उपलब्धियों से संबंधित है आपको ध्यान रखना है। देखिए, विभिन्न देशों की जो सरकारी एजेंसी है उसका नाम और स्थापना वो हमने आपके समक्ष रखा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मोस, इसकी स्थापना 25 फरवरी 1992 को। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा, 1 अक्टूबर 2003 को ये गठित हुआ। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, जो कि 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ था। तो ये सारी चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए आपको आगे ले चलते हैं, कुछ जानकारी आपको दे दूं उससे पहले। रिसेंटली हमने आपको ऑफर के बारे में जानकारी दिया था, जो 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस अवसर पर हमारी टीम की तरफ से आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर कुछ ऑफर दिए गए थे, जो ऑफर वैलिड था 27 जनवरी 2024 तक। और बहुत सारे छात्रों ने बीपीएससी मेकर ऐप पर 70वीं बीपीएससी और साथ साथ बीपीएससी ट्री वाले कोर्स को आप लोगों ने लिया है। जो अभी वेटिंग में जो नहीं ले पाए हैं, आपको बता दूं कि इसकी अवधि को हम एक दिन और बढ़ा रहे हैं, यानी कि अब ये ऑफर आपके लिए 28 जनवरी तक है। तो जो छात्र भी इच्छुक हैं आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि इस कोर्स में सिलेबस आधारित नोट्स आपको मिलने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के। बिहार जीके का एक स्पेशल नोट्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज शामिल होगा, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स हो, मंथली करंट अफेयर्स हो, ईयरली करंट अफेयर्स हो, और जो भी और भी एक्स्ट्रा चीजें होती हो वो आपको इसमें मिलेगा। यानी कि कहने के सेंस यहाँ पर यह करंट अफेयर्स का सारा जो मटेरियल है वो आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज है, कुल 130 टेस्ट है, जिसमें 40 फुल लेंथ है और 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट है। साथ ही आपको इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिए, बीपीएससी वाले कोर्स को, खास करके 70वीं बीपीएससी की हम बात करें तो इस कोर्स को परचेज करते समय आपको ध्यान रखना है इस प्रोमो कोड को अप्लाई करना IND75, जिसके बाद इसका जो फी है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब घट के 199 हो जाएगा। और रही बात बीपीएससी ट्री वाले कोर्स की, तो इसमें हमने कोई प्रोमो कोड नहीं रखा, ऑलरेडी इस कोर्स का फी कम कर दिया गया है। विदाउट प्रोमो कोड आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं आज मध्य रात्रि तक, ठीक है। 28 जनवरी 2024 मध्य रात्रि तक इसका मतलब कर सकते हैं ऑफर आपके पास है। आप लोग इस ऑफर का लाभ उठाकर जरूर कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और शाम से जो टेस्ट की शुरुआत हो रही है आप लोग टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अच्छा, जो टेस्ट आपके छूट चुके हैं आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो हमारा छूट चुका है तो वो हम नहीं दे पाएंगे। इसमें यह सुविधा है कि आप अनलिमिटेड बार जब चाहें तब टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हजारों छात्रों के बीच अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो सभी लोग जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए चौथा प्रश्न है कि दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश से बैल वीर्य का 40,000 डोज आयात किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि ब्राजील। ये जो आयात किया गया ये ब्राजील से किया गया है। आपको बता दूं इसके बारे में कि हाल ही में भारतीय डेयरी बोर्ड ने ब्राजील से गिर और कंकरेज नस्ल की बैलों के वीर्य का 40,000 डोज मंगवाया है। अच्छा, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है कि दूध की उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी कि जो दूध का उत्पादन हो रहा है उसे अधिक किया जाए, यानी कि बढ़ाया जाए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है इस वीर्य को कृत्रिम रूप से गायों के भ्रूण में निषेचित कराया जाएगा और जो दूध का उत्पादन है वो बढ़ाया जाएगा। यही एक इसका मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये ब्राजील से 40,000 डोज मंगाए गए। ये दो मतलब नस्ल की गाय है, इसको मतलब दो नस्ल के बैलों का वीर्य मंगाया गया, एक तो गिर और एक कंकरेज, ये ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है कि 2000, अच्छा यहाँ पर देखिए दूध को लेकर भारत के संदर्भ में जो कुछ पॉइंट है उसकी चर्चा यहाँ पर हमने किया है। 2023 में वैश्विक उत्पादन में भारत 24% योगदान के साथ पहले स्थान पर था। वैश्विक उत्पादन यानी कि पूरी दुनिया में जो दूध का उत्पादन हो रहा है उसमें से 24% जो योगदान था वो अपना भारत का था। और भारत इस लिहाज से मतलब इस दृष्टिकोण से देखें तो पहले स्थान पर है। 2023 में जो रिपोर्ट आई थी उसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय राज्यों में बात करें तो राज्यों में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। और वही बात हम बिहार के संदर्भ में करें तो वर्तमान में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत में बिहार का जो स्थान है वो 10वां है। पहले 9वां था, अब ये 10वां हो गया, मतलब पहले से और भी गिर गया है। अगला पॉइंट है कि बिहार में दूध उत्पादन और संग्रह बढ़ाने के लिए 5,750 नई दुग्ध समितियां गठित की गई या फिर जाएगी, इसकी घोषणा बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। आप ये ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है गाय का जो वैज्ञानिक नाम है यह है बॉस इंडिकस। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इतनी सारी जानकारी फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, गिर और कंकरेज नस्ल के बैलों का जो वीर्य मंगाया गया या फिर जो ब्राजील में जो गाय की नस्ल है जो काफी अधिक दूध देती है, आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में आईसीसी की पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान चुना गया है?
देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। पहले हम बात करेंगे आईसीसी की जो वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान चुना गया उनकी, तो करेक्ट जो आंसर होगा ये होगा रोहित शर्मा, यानी कि विकल्प नंबर सी। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आईसीसी की पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान चुना गया है। साथ ही इस टीम में विराट कोहली, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव शामिल हैं। ये भारतीयों की यहाँ पर बात हो रही। साथ ही इसी टीम में अगर हम बात करें इसके अलावे तो ट्रेविस हेड, डेरिल मिचेल, हेनरिक क्लासन जो कि विकेट कीपर के रूप में इसमें शामिल है, और मार्को जॉनसन और एडम जंपा को आईसीसी ने शामिल किया है। यानी कि एक दिवसीय जो टीम है, यानी कि जो वनडे टीम है, ये टीम आईसीसी की तरफ से घोषित किया गया वर्ष 2023 का, और कप्तान चुना गया किसे? रोहित शर्मा को। आगे कुछ पॉइंट में और बात करें, मौजूदा समय में आईसीसी की तरफ से 3 फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाता है। ये तीनों फॉर्मेट में सबसे छोटा फॉर्मेट है टी20, और उसके बाद आता है वनडे, और उसके बाद आता है टेस्ट। इन तीनों फॉर्मेट की बात करें तो आपको बता दूं, तीनों फॉर्मेट के लिए जो आईसीसी द्वारा कप्तान चुने गए हैं, उनमें अगर हम बात करें टी20 फॉर्मेट की, तो भारत के सूर्य कुमार यादव को कप्तान चुना गया, और प्रश्न में अभी हमने आपको जानकारी दिया वनडे का कप्तान चुना गया रोहित शर्मा को। वहीं पर अगर हम बात करें टेस्ट का, तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को कप्तान चुना गया। तो ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए। अब कल वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ और डिटेल में इसमें, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी है, प्लेयर अब तो मतलब कर सकते हैं ईयर का, और भी कई प्रकार के प्रश्न हैं जो कि हम कल आपको इस बारे में और विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल यहाँ पर कप्तान को लेकर हमने जानकारी दिया है, तो ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मटेरियल को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया है? देखिए, इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है अनुवादिनी, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुवादिनी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अनुवादिनी ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य सभी स्कूल, साथ ही साथ उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए जो स्टडी मटेरियल होते हैं उसको डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना, यानी कि शॉर्ट में कहें तो इसका एक उद्देश्य है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुवादिनी नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन यह भी है कि यह संविधान की जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाएं हैं, इस सभी भारतीय भाषाओं में ये उपलब्ध किया जाएगा डिजिटल रूप से। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर 8वीं अनुसूची की बात हुई है। 8वीं अनुसूची के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उनमें 22 भाषाएं शामिल है। आप सभी लगभग छात्र ये जानते होंगे कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, लेकिन वो 22 भाषाएं कौन कौन से हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि इनमें कौन सा भाषा जो वो अनुसूची में 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो उसको लेकर कंप्लीट सूची आपके समक्ष है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी इसमें शामिल है। ये यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार से मैथिली इसमें शामिल है। अच्छा, 2021 में मैथिली की बात हुई तो 2021 में दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा यानी कि अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे, दरभंगा एयरपोर्ट की चर्चा हुई तो 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट की सेवा मतलब शुरू हुई थी। उड़ान सेवा यहाँ से 8 नवंबर 2020 को शुरू हुई थी। दरअसल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत पूरे भारत में 63 शहरों में एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी, उसी में से दरभंगा एयरपोर्ट भी शामिल है। तो दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर चीजें इतना ध्यान रखिए। आगे यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा कि प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। हालांकि मौजूदा समय की बात करें तो इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं, और यहाँ पर कंप्लीट सूची हमने आपके समक्ष रखा है। तो ये प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है? देखिए, इस प्रश्न के हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि किर्गिस्तान। विकल्प नंबर, अच्छा यहाँ पर देखिए बी नहीं होगा, आप लोग सुधार कर लेंगे, ये होगा विकल्प नंबर सी अर्थात किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच अभी हाल ही में 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश के बकलो स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित हुआ है। और अगर हम इसके आयोजन की बात करें तो 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक ये इसका आयोजन तिथि है, और ये इसका 11वां संस्करण है। दोनों देशों के बीच आयोजित होने वाले खंजर जो अभ्यास है, ये इसका 11वां संस्करण है। और आपको ये भी ध्यान
रखें यह अभ्यास दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम है, यानी कि एक बार भारत में और एक बार यहाँ पर किर्गिस्तान में। तो ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखें। और भारत और अन्य देशों के बीच जो मतलब कर सकते हैं द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित होते हैं, इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, आपको मालूम होगा। करंट अफेयर्स में यही तो खासियत है, जब चीज़ों को आप लंबे समय तक नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। समय निकाल कर थोड़ा थोड़ा रिविजन जरूर देते रहिए, ताकि चीज़ें अपडेट होती रहे और आपको मतलब वो चीज़ें मतलब लंबे समय तक याद रहे। चलिए अगला प्रश्न है, हालिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कहाँ बो स्ट्रिंग स्टील गर्डल रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाएगा? तो जो घोषणा हुई, घोषणा के आधार पर करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर पी, यानी कि अयोध्या। आपको बता दूं कि हालिया घोषणा के अनुसार अयोध्या में बाराबंकी अकबर रेल रूट पर बो स्ट्रिंग स्टील गर्डर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिसका निर्माण लागत की बात करें तो करीब 10 करोड़ रुपए की इसमें निर्माण लागत आएगी। और देखिए यहाँ पर ये तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर बात हुई रेलवे ब्रिज की, तो ऐसे में कुछ चीज़ें हमने आपके समक्ष रखा है जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। इसमें एक पॉइंट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बना है, जिसे चिनाब ब्रिज नाम से जाना जाता है या फिर चिनाब ब्रिज नाम से मशहूर है। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर बना है, और ये आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, किस नदी पर है, तो अंजी नदी पर है भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल। अगला पॉइंट है, हाल ही में 22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित प्रभु श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था यहाँ पर अयोध्या में, ये ध्यान रखिए। और आपको बता दूं कि इसके अतिरिक्त अयोध्या में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव की भी शुरुआत हुई है। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको पुनः दोहरा दूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर आपके बीपीएससी एग्जाम में या फिर स्टेट पीसी एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, कॉमन रूप से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी प्रश्न हो, किसी भी रूप में हो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से किसी ना किसी रूप में वो संबंधित होते हैं। तो जो भी चीज़ खबरों में रहते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, उस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, एक अंक आपके हाथ में होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नवा प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर है, आप सभी जानते हैं मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको बता दूं कि हाल ही में 25 जनवरी 2024 को, देखिए यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ, 24 नहीं होगा बल्कि यहाँ पर 25 होगा। तो 25 जनवरी 2024 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य नागरिकों को मतदान के महत्व और चुनावी जागरूकता के बारे में बताना, या फिर इसके बारे में मतलब जागरूकता पैदा करना ही इसका एक उद्देश्य है, जिसको लेकर प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन को चिन्हित किया गया है। ये दिन है 25 जनवरी। आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, इस वर्ष 2024 का जो थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये 2024 का ये इसका 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर अगले 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश को टिड्डियों से निपटने के लिए 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री, इस रसायन की बात करें तो मेलाथियान, की सहायता प्रदान की है? टिड्डियों का जो मतलब कह सकते हैं प्रकोप है, उससे निपटने में मदद करने के लिए ये मेलाथियान जो कह सकते हैं रसायन है, ये किस देश को दिया है भारत ने? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि अफगानिस्तान। आपको इसके बारे में बता दूं यहाँ पर कि भारत सरकार ने संकटग्रस्त अफगानिस्तान को हाल ही में 40,000 लीटर मेलाथियान की सहायता भेजी है। आप ये ध्यान रखेंगे जो कि टिड्डियों से निपटने में अफगानिस्तान की मदद करेगा। आपको बता दूं कि मेलाथियान जो है एक पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक है, जो कि शुष्क क्षेत्रों में अपनी प्रभावकारिता और न्यूनतम पानी के उपयोग के लिए जाना जाता है। अच्छा, इसका जो उपयोग है इससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती, यह पर्यावरण के अनुकूल होता है, जो कि टिड्डियों को नष्ट करने में काम आएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मेलाथियान क्या है जो अभी खबरों में है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, उसका आंसर आप जरूर कीजिएगा। चलिए अफगानिस्तान की चर्चा हुई तो कुछ चीज़ें जो खबरों में रही है, जो यहाँ पर हमने लिखा है कि हाल ही में अजय जडेजा को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि दिसंबर 2023 में जारी आंकड़े के अनुसार म्यांमार अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना था। ठीक है, म्यांमार को पीछे छोड़ते हुए अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बनकर उभरा था। दिसंबर 2023 में ये रिपोर्ट आई थी। अगला पॉइंट है कि भारत की जो सीमाएं ये 7 देशों से लगती है, इनमें बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। चलिए ये तो एक एक्स्ट्रा जानकारी हुई।
यहाँ पर जो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना ये है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है या फिर किस देश के साथ सबसे अधिक लगती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करती है भारत। तो कुल 7 देश हैं जिसके साथ भारत अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए यहाँ पर हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में हम आपको एक टारगेट दे रहे हैं। आज से पहले, बहुत पहले हमने आपको टारगेट दिया था, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। आज की इस वीडियो का टारगेट हम आपको दे रहे हैं 1000 लाइक का। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है या फिर हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, 1000 लाइक का आंकड़ा हमने आपको दिया है और सभी लोग वीडियो को एक साथ लाइक करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। यही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। इसका थीम था अस्थायी शिक्षा या फिर अस्थायी शांति के लिए सीखना। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम है अस्थायी शांति के लिए सीखना। और आपको बता दूं कि 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित कर 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। ये यहाँ पर ध्यान रखें। और पहली बार ये 2019 में मनाया गया था और इस साल 2024 में ये 6ठा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। और इसे मनाने का उद्देश्य शिक्षा के महत्व और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना ही इसका एक उद्देश्य है। अच्छा, ये तो रही बात यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को, जिस दिन मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करता हूँ। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये यहाँ से ध्यान रखें। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन टेनिस खिलाड़ी पुरुष डबल्स में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि भारत के रोहन बोपन्ना। आपको ध्यान रखना, दिग्गज भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना पुरुष डबल्स में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना, रोहन बोपन्ना का यह ओवरऑल तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल है और वे पिछले साल भी मेंस डबल्स में, जो कि यूएस ओपन 2023 के डबल्स फाइनल पे पहुंचे थे। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखें। फिलहाल इतनी सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलती है और अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि भारत सरकार ने निम्न में से किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया है? और जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा अभी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कल वाले वीडियो में। लेकिन यहाँ पे भारत रत्न की बात हुई तो इसका हमने जानकारी आपको ऑलरेडी दे दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो भी लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हुए हैं या फिर बीपीएससी कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं, आज आप लोग शाम में प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 को जरूर ज्वाइन करेंगे, जरूर अटेम्प्ट करेंगे और अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेंगे। और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और जितने भी टेस्ट आपके छूट चुके हैं आप उसे जरूर दीजिए। इसमें 40 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट है, जो कि आपकी तैयारी को उत्कृष्ट लेवल तक ले जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।